हेलो बच्चों, आज हम लेसन 5 की राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि करने जा रहे हैं। ये हम आज का हमारा टॉपिक है। हमें पता है कि राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि और आय विधि हम कर चुके हैं। आज हमारी बारी है राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि। राष्ट्रीय आय को मापने की जो व्यय विधि है, इसके कई सारे नामों से ये जानी जाती है। व्यय विधि भी कहते हैं इसको, आय विन्यास विधि भी कहते हैं, उपभोग व्यय निवेश विधि भी कहते हैं। तो देखो आगे चलते हैं हम कि ये विधि क्या है। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का माप किस तरह से किया जाता है। तो व्यय विधि क्या है? व्यय विधि वह विधि है, सबसे पहले हमें परिभाषा करनी पड़ती है। जब ये क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले परिभाषा करते हैं कि व्यय विधि है क्या राष्ट्रीय आय को मापने की। राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष की बात करते हैं हम हमेशा, एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यानी कि इस विधि के द्वारा जो उत्पादन हुआ है, जो घरेलू उत्पाद है, उसके ऊपर जो अंतिम व्यय है उसको मापा जाता है इस विधि के द्वारा। और वो क्या होती है? हमारी देश की घरेलू आय होती है। व्यय विधि के द्वारा अंतिम व्यय को मापा जाता है इस विधि के द्वारा। एक लेखा वर्ष के अंदर, एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा कुल घरेलू उत्पाद है, देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पाद है, उसके ऊपर किया गया अंतिम व्यय को अगर माप ले तो वो क्या बन जाती है? हमारी राष्ट्रीय आय बन जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितना उत्पादन होता है वो ही बेचा जाता है मार्केट में, और उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो क्या होता है? वो भी हमारी एक देश की घरेलू आय होती है। देश की घरेलू आय होती है मार्केट प्राइस के ऊपर, बाजार कीमत के ऊपर। तो अगर उस साइड से देखो, हमने 3 पहलू है राष्ट्रीय आय को मापने के। एक उत्पादन पहलू है, एक आय पहलू है, एक व्यय पहलू है। तो उत्पादन, इन तीनों से ही राष्ट्रीय आय एक जैसी आती है। किसी भी तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना कर ली जाए, राष्ट्रीय आय वही आती है। चाहे उत्पादन को कैलकुलेट कर लो, चाहे आय को कैलकुलेट कर लो, चाहे व्यय को। तो इसकी विधि के द्वारा व्यय पहलू है, उसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो सबसे पहले देश के घरेलू सीमा के अंदर जितना भी अंतिम व्यय किया जाता है, अंतिम वस्तुओं पर, सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है, उसको मापते हैं। उसका जो सकल जोड़ है वो क्या होती है? हमारी देश की घरेलू आय होती है मार्केट प्राइस के ऊपर। तो उसके ऊपर अंतिम व्यय क्या होता है, ये भी समझने की बात है। अंतिम व्यय होता है कि जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो खर्च किया जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पे कैसे? जैसे एक उद्यमी है, वो किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है और उसकी या तो पुनः बिक्री कर देता है, या फिर उसको अपने कोई प्रोडक्ट वो बना रहा है, उसमें उसका प्रयोग करता है। तो वो क्या है? वो मध्यवर्ती उपभोग व्यय है। वो मध्यवर्ती उपभोग व्यय है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और अगर कोई उद्यमी ऐसा है, उसने किसी वस्तु को खरीदा है, उसको अंतिम बिक्री कर दी है, फिर उसकी किसी वस्तु के ऊपर उसको ने खर्च करके और उसकी अंतिम बिक्री कर दी है, खुद उपभोग के लिए उसने उस वस्तु को खरीदा है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या सेवा को अपने उपभोग के लिए या पूंजी निर्माण के लिए उस वस्तु को, सेवा को खरीदा है, तो वो क्या है? उसके ऊपर जो उसने खर्च किया है वो होता है अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय। तो अंतिम वस्तुओं के ऊपर जो वो ये उपयोग करने के ऊपर निर्भर है कि कोई वस्तु मध्यवर्ती है या अंतिम वस्तु है। तो अंतिम वस्तु जिसे वो प्रयोग करता है या अपने किसी उसमें पूंजी निर्माण में उसका प्रयोग, पूंजी निर्माण हो रहा है उससे, तो वो क्या है? उसका अंतिम उपभोग व्यय है। तो अंतिम उपभोग व्यय के द्वारा जो माप लिया जाता है, पूरे उत्पाद पर जो अंतिम खर्च किया जाता है, जितना उत्पादन होता है देश की घरेलू सीमा के अंदर, उसके ऊपर जो अंतिम खर्च किया जाता है खरीदने में, उसको अगर माप ले तो ये कौन सी विधि? हमारी व्यय विधि है। व्यय विधि के द्वारा हम उसको माप सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसको हम ऐड करके देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन हुआ है उसके ऊपर जो खर्च किया गया है उसको मापते हैं। उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं? देखो, अंतिम व्यय के कौन कौन से कंपोनेंट है। एक तो है अंतिम उपभोग व्यय।
यानी कि उपभोक्ता चीज़ों के ऊपर जो खर्च किया गया है वो अंतिम उपभोग व्यय है, और उपभोग के ऊपर जो खर्च किया गया है उपभोग व्यय। दूसरा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण के ऊपर जो खर्च किया गया है। फिर है निवल निर्यात, जो हमारे आयात और निर्यात हैं उन पर जो खर्च किया गया है वो आता है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारी क्या बन जाती है, फिर व्यय विधि के द्वारा हमारी देश की घरेलू आय बन जाती है। देश की जो घरेलू आय है वो मार्केट प्राइस पे आएगी। इस विधि से भी मार्केट प्राइस के ऊपर क्या आएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो देश का जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसके बराबर ये आएगी। तो देखो एक एक करके चलते हैं हम। जैसे अंतिम उपभोग व्यय है, अंतिम उपभोग व्यय के दो पार्ट हैं भाई। अंतिम उपभोग व्यय निजी भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है। सरकार भी खर्च करती है और निजी परिवार क्षेत्र है वो भी, और वो फर्में हैं वो भी खर्च करती हैं अंतिम उपभोक्ता अंतिम वस्तुओं के ऊपर। तो एक तो निजी अंतिम उपभोग व्यय और दूसरा है सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय, जो निजी क्षेत्र के अंदर जो उपभोक्ता अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर खर्च किया जाता है, और सरकारी क्षेत्र के ऊपर, सरकारी भी कह सकते हैं इसको, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय या सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय। इन दोनों को जोड़ दें तो वो हमारा बन जाता है अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय के दो पार्ट हैं, दो कंपोनेंट हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय। अगला आता है हमारा सकल घरेलू, ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा है अंतिम व्यय का सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी कि कुल घरेलू पूंजी निर्माण कितना हुआ है देश की एक बाउंड्री के अंदर, देश की जो घरेलू सीमा है उसके अंदर कुल घरेलू पूंजी निर्माण कितना हुआ है, उसके भी दो कंपोनेंट हैं। पहला है सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, ऐसी निर्माण की चीज़ों के ऊपर खर्च जो स्थायी हैं, भवन निर्माण वगैरह, इनके ऊपर जो खर्च होता है वो आता है इसमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण के अंदर। और दूसरा है इसका कंपोनेंट स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन हमें पता है कि अंतिम स्टॉक किसी लेखा वर्ष के अंतिम दिन जो स्टॉक है वो, और लेखा वर्ष के शुरू में जो स्टॉक था वो वाला। यानी कि स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक या प्रारंभिक स्टॉक, इनका जो अंतर है उसको हम कहेंगे स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन और सकल घरेलू पूंजी निर्माण दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण बनाते हैं। अभी सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन अगर दे रखा है, सम के अंदर सवाल आते हैं इसके ऊपर या थ्योरेटिकल भी आता है, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण का निर्माण बनता है, एक बनता है इन दोनों से। अगला है भाई निवल निर्यात। निवल निर्यात का मतलब नेट एक्सपोर्ट, जो हमारे कि निर्यात क्या होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात के ऊपर खर्च और वस्तुओं और सेवाओं के आयात का अंतर है। ये निवल निर्यात क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात माइनस वस्तुओं और सेवाओं के आयात, यानी कि एक्स माइनस एक्स हमारा एक्सपोर्ट और एम से इंपोर्ट, इन दोनों का जो अंतर है उसको कहते हैं हम निवल निर्यात, इसको कहते हैं निवल निर्यात। तो ये हमारे कुल मिला के 3 के फिर हमारे 5 कंपोनेंट हो जाते हैं। इन सभी को अगर हम जोड़ दें, यानी कि अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी का निर्माण और निवल निर्यात। फिर अंतिम उपभोग व्यय के 2 कंपोनेंट हैं, निजी उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सकल घरेलू पूंजी के फिर से 2 पार्ट हैं, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन, और ये निवल निर्यात। इन सभी को अगर जोड़ दें तो ये हमारी क्या आ जाती है, इसको जोड़ दें, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन और निवल निर्यात, इन सब को जोड़ दें तो हमारी ये बन जाती है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ये मैंने लिख रखा है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है हमारा। अगर इन सबको जोड़ दें तो क्या आ जाता है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारी बन जाती है। और हमें लास्ट में पहुंचना किस पे होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब है, मैंने पहले भी बताया था, राष्ट्रीय आय का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत के ऊपर निवल राष्ट्रीय आय। निवल राष्ट्रीय आय क्या होती है हमारी, इसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो इससे हम वहाँ जा सकते हैं, जैसे बाजार कीमत पर सकल से हम किस पे आएंगे, एन पे आएंगे, निवल पे आएंगे।
यानी कि NDP अगर हमें बनानी है, NDP एट मार्केट प्राइस करना है भाई, NDP एट मार्केट प्राइस के ऊपर हमें जाना है, किससे, इससे जाना है, इससे यहाँ जाना है। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग, टूट फूट या मूल्यह्रास, कई नामों से इसको जानते हैं हम, इसको स्थायी पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं। स्थायी पूंजी के उपभोग को, डेप्रिसिएशन को अगर इसमें से माइनस कर देंगे ग्रोस में से, देखो ग्रोस से हम नेट के ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें से स्थायी पूंजी के उपभोग को अगर इसमें से घटा देंगे तो ये हमारी बन जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निविल घरेलू उत्पाद एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत के ऊपर निविल घरेलू उत्पाद हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें जाना है किसके ऊपर, नेट तो हमारा हो गया निवल, अब हमें नेशनल के ऊपर जाना है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल अभी मार्केट प्राइस पे ही चल रहे हैं अभी। अब डोमेस्टिक से अगर हम नेट के ऊपर जाते हैं तो क्या ऐड होता है, हमें पता है, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। क्या जुड़ती है हमारी, विदेशों से प्राप्त निवल, नेट निवल कारक आय, निविल कारक आय, निविल कारक आय जिसको हम निफिया बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, निफिया। निफिया को अगर हम इसमें के अंदर जोड़ देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें इससे किस पे जाना है, अब हमें जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, निविल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत के ऊपर, कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद के ऊपर जाना है। तो कारक लागत के ऊपर जब हम मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जाते हैं, बाजार कीमत से जब हम कारक लागत पे जाते हैं तो क्या माइनस होता है, NIT माइनस होता है। NIT का मतलब क्या है, निविल अप्रत्यक्ष कर, निविल अप्रत्यक्ष कर। जब निविल अप्रत्यक्ष करों को इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, निविल अप्रत्यक्ष कर। निविल अप्रत्यक्ष करों को जब घटा देंगे तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदल जाएगा। तो ये तरीका है व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय, हमारी राष्ट्रीय आय आएगी। देखो ये जो 4-5 कंपोनेंट हैं, इनसे तो क्या आएगी हमारी, GDP एट मार्केट प्राइस आएगी। फिर GDP एट मार्केट प्राइस को हम स्टेप वाइज किस में लेके जाएंगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट पर लेके जाएंगे। ग्रोथ से हम पहले नेट के ऊपर आएंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, स्थायी पूंजी के उपभोग को घटा देंगे। फिर हमने डोमेस्टिक को नेशनल में बदला है, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को प्लस कर देंगे। फिर हमने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज किया है तो NIT को माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, निविल अप्रत्यक्ष कर को इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना हम इन तरीक़ों से करते हैं। सवाल के अंदर ये चीज़ें दी मिलती हैं, कई बार तो सीधा मिल जाता है अंतिम उपभोग व्यय, कई बार ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो दोनों को जोड़ के हम अंतिम उपभोग व्यय बना लेंगे। इसी तरह से इसमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण की बजाय ये 2 कंपोनेंट मिल सकते हैं, तो दोनों को मिला के फिर ये बन जाएगा। निर्यात में भी कई बार आयात और निर्यात अलग अलग से मिल जाते हैं, तो हम माइनस करके वो निकाल देते हैं। अगर X ज़्यादा है तो वो प्लस में आ जाएगी हमारी वैल्यू, और अगर M ज़्यादा है तो ये हमारी माइनस में आ जाएगी। इस तरह से ध्यान रखना है। इसके जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम इन्हीं कंपोनेंट को यूज करेंगे। अगर ये दिए मिलते हैं तो हम सीधा ही ले लेंगे, लेकिन अगर ये हैं तो हम प्लस करके ये वाली चीज़ निकाल लेंगे, तो ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जैसे और विधियों में थी, छोटा सा टॉपिक ये भी हो जाता है कि जब राष्ट्रीय आय की व्यय विधि के द्वारा गणना की जाती है तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो एक तो सबसे पहले ये है कि अंतिम व्यय, क्योंकि इसका नाम ही व्यय विधि है, तो अंतिम व्यय को शामिल किया जाता है। जो मध्यवर्ती वस्तुओं के ऊपर जो खर्च है उसको शामिल नहीं किया जाता। जो मध्यवर्ती वस्तुओं के ऊपर जो खर्च किया जाता है उसको इसमें इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो उसमें शामिल नहीं किया जाता, केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाता है। फिर अभी पुरानी वस्तुओं के ऊपर, जो पुरानी वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। फिर है शेयर बॉन्ड के ऊपर जो खर्च किया जाता है उसको भी इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता।
फिर है सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान। सरकार के द्वारा जो हस्तांतरण भुगतान किए जाते हैं, जो बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, छात्रवृत्ति है, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो एक तरफा भुगतान होते हैं उनको भी इस विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये 5 सावधानियां हैं और ये एक हमारा फ्रेमवर्क सा है कि जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि के द्वारा कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले ये समझना ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझो, बार बार वीडियो को देखो तो आपको याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये कंपोनेंट हैं और ये क्या है, इनको प्लस करके हम क्या निकालेंगे, जीडीपी निकलाती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलाती है। इसी तरीके से फिर हम उसको लास्ट में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किसी पे भी कन्वर्ट हमें कर सकते हैं। थैंक यू।